हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा आप सभी ने देखा होगा। देखो, ये है गिल्ली। लकड़ी की एक स्मॉल स्टिक होती है जिसका मिडिल पार्ट थिक होता है और एंड्स थोड़े स्लांटेड होते हैं। देन ये लॉन्ग स्टिक जिसे यूज किया जाता है गिल्ली को हिट करने के लिए, मारने के लिए, इसे हम कहते हैं डंडा। गिल्ली डंडा बहुत ही फन मजेदार इंडियन गेम है। तो चलिए देखते हैं पोयम में किस तरह से बच्चे गिल्ली डंडा खेलने को एंजॉय करते हैं। लेट अस रिसाइट। सो इन द प्लेग्राउंड वी गैदर अराउंड। गैदर अराउंड का मतलब होता है इकट्ठा होना। सो प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में हम इकट्ठा हो जाते हैं विद अ स्टिक एंड अ स्मॉल गिल्ली टू थ्रो। जो गिल्ली डंडा गेम है उसमें गिल्ली को दूर फेंकना होता है, हिट करके, डंडे से मार के। सो थ्रो करने के लिए, फेंकने के लिए एक छोटी गिल्ली और डंडे के साथ हम प्लेग्राउंड में इकट्ठा हो जाते हैं। गिल्ली डंडा आर गेम इज सो साउंड। साउंड मतलब वैसे आवाज होता है, लेकिन यहां पर साउंड का मतलब है गुड। हमारा जो गेम है गिल्ली डंडा वो बहुत ही साउंड, बहुत अच्छा, बहुत मजेदार गेम है। वी प्ले विद जॉय वॉच इट गो। हम जॉय, जॉय मतलब खुशी, खुशी से खेलते हैं और दूर जाते हुए देखते हैं। वॉच मतलब देखना। किसे दूर जाते हुए देखते हैं? गिल्ली को। सो जब डंडे से हम गिल्ली को हिट करते हैं, मारते हैं, तो वो बहुत दूर जाती है, तो हम उसे जाते हुए देखते हैं। 1 2 3 स्विंग एंड हिट। स्विंग करना मतलब होता है आगे पीछे मूव कराना। तो जो डंडा होता है हम उसे स्विंग कराते हैं, मतलब डंडे को घुमाते हैं। 1 2 3 3 बार आगे पीछे घुमाया, फिर हिट करते हैं। किसको हिट करते हैं? गिल्ली को। विद आवर फ्रेंड्स वी नेवर क्विट। और अपने दोस्तों के साथ हम खेलते हैं, कभी भी क्विट नहीं करते। क्विट मतलब होता है गेम को छोड़ देना या हार मान लेना। तो दोस्तों के साथ हम कभी भी हार नहीं मानते। विद एवरी स्विंग वी फील सो फ्री। डंडे के हर स्विंग के साथ, हर बार जब हम डंडा घुमाते हैं, हम बहुत फ्री फील करते हैं, मतलब खुलकर खेलते हैं, बिना डर के गेम का मजा लेते हैं। ओ What fun it is you see। और इसमें कितना फन, कितना मजा आता है, आप देख सकते हैं। The small गिल्ली up high it flies। छोटी गिल्ली ऊपर ऊंचे उड़ जाती है। Underneath the bright blue skies। ब्राइट मतलब चमकदार, चमकते हुए नीले आसमान के नीचे। जो गिल्ली है, जब बच्चे उसको मारते हैं तो नीले चमकते आसमान के नीचे वो ऊपर हवा में जाती है। लाफिंग प्लेइंग हैविंग फन। हंसते हुए, खेलते हुए और फन करते हुए, मजा करते हुए। अंडर द गोल्डन रेज ऑफ द सन। सूरज की गोल्डन रेज, सुनहरी धूप के नीचे, सुनहरी किरणों के नीचे, मतलब सूरज की रोशनी में, धूप में बच्चे खेलते हैं। सो ये है गिल्ली डंडा पोयम के बारे में, या गिल्ली डंडा गेम के बारे में एक पोयम है। प्लेग्राउंड में हम इकट्ठा होते हैं एक डंडी, लकड़ी के डंडे और फेंकने के लिए छोटी गिल्ली के साथ। गिल्ली डंडा हमारा गेम बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। हम खुशी से इसको खेलते हैं और गिल्ली को जाते हुए देखते हैं। 1 2 3 डंडे को हम घुमाते हैं और फिर हिट करते हैं। हिट करना मतलब मारना। किसको मारते हैं? गिल्ली को। विद आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ हम कभी क्विट नहीं करते, कभी हार नहीं मानते। हर बार जब हम डंडे को स्विंग करते हैं तो बहुत फ्री फील करते हैं, और कितना इसमें कितना मज़ा आता है, कितना फन हम करते हैं, आप देख सकते हैं। द स्मॉल गिल्ली, छोटी गिल्ली ऊपर ऊंचे उड़ जाती है। जो ब्लू स्काई है, चमकदार नीले आसमान के नीचे हम हंसते हैं, खेलते हैं, मज़े करते हैं सूरज की सुनहरी किरणों के नीचे। ओके, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन द प्लेग्राउंड वी गैदर अराउंड
with a stick and small gilli to throw, gilli danda, our game is so sound. We play with joy, watch it go, 1 2 3 swing and hit, with our friends we never quit. With every swing you feel so free, we feel so free, oh what fun it is you see. The small gilli up high it flies, underneath the bright blue skies. Laughing, playing, having fun under the golden rays of the sun. चलिए, क्योंकि छोटी सी पोयम है तो क्वेश्चन आंसर्स भी हम साथ में ही कर लेते हैं. न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना. गिल्ली हमने देख लिया, छोटी एक वुडन स्टिक होती है, लकड़ी का छोटा सा एक पीस होता है, साइड से थोड़ा सा छिला हुआ होता है, स्लांटेड होता है, बीच में थिक होता है. क्विट करना मतलब होता है गेम छोड़ देना या हार मान लेना. अंडरनीथ मतलब नीचे. Okay, now let us think. Answer the following questions. Which game does the poem mention? इसको आप poem भी बोल सकते हैं, pronounce कर सकते हैं, कुछ लोग poem भी बोलते हैं, दोनों ही pronunciation सही है. तो poem में किस गेम को मेंशन किया गया है? मेंशन मतलब किसके बारे में बात की गई है. तो पोएम में गिल्ली डंडा के बारे में मेंशन किया गया है. आप लिखेंगे द पोएम मेंशन्ड द गेम गिल्ली डंडा. नाउ व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू प्ले दिस गेम? इस गेम को खेलने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो गिल्ली डंडा को खेलने के लिए एक स्टिक चाहिए और एक छोटी गिल्ली चाहिए. डंडा और गिल्ली. आंसर आप लिखेंगे द पोएम मेंशंस द गेम. डज आया है इसलिए मेंशंस. पोएम में मेंशन किया गया है गेम गिल्ली डंडा. टू प्ले दिस गेम, इस गेम को खेलने के लिए वी नीड अ स्मॉल गिल्ली एंड अ डंडा. हमें एक छोटी गिल्ली और एक डंडे की ज़रूरत है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउ डू द प्लेयर्स फील वाइल प्लेइंग गिल्ली डंडा. पोएम के अकॉर्डिंग जो बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, जो प्लेयर्स खेलते हैं, उन्हें गिल्ली डंडा खेलते समय कैसा फील होता है, वो कैसा महसूस करते हैं. सो आंसर आप लिखेंगे द प्लेयर्स फील हैप्पी एंड फ्री. प्लेयर्स हैप्पी फील करते हैं, खुश होते हैं, गेम को एंजॉय करते हैं और फ्री फील करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स टू द टाइनी गिल्ली. छोटी गिल्ली के साथ क्या होता है? व्हेन द स्टिक स्ट्राइक्स इट. जब स्टिक उसको स्ट्राइक करती है, स्टिक डंडे से जब हम गिल्ली को मारते हैं, हिट करते हैं, तब गिल्ली का क्या होता है? द टाइनी गिल्ली फ्लाइज हाई अप इन द स्काई. ये पोएम में बताया गया है कि जो छोटी गिल्ली है वो ऊपर दूर आसमान में उड़ती है. व्हेन द स्टिक हिट्स इट या व्हेन द स्टिक स्ट्राइक्स इट. जब स्टिक डंडा उसको हिट करता है, स्ट्राइक करता है. नेक्स्ट इज विच लाइन्स टेल अस दैट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गेम आउटसाइड. जो गिल्ली डंडा होता है वो बाहर ही खेला जाता है. अब पोएम में वो कौन सी लाइन्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि बच्चे इस गेम को बाहर खेल रहे हैं? एक तो ये लाइन है अंडरनीथ द ब्राइट ब्लू स्काइज. चमकदार नीले आसमान के नीचे. तो नीले आसमान के नीचे मतलब बाहर है, घर में होते तो छत होती है आपके सिर के ऊपर. और दूसरा है अंडर द गोल्डन रेज ऑफ द सन. सूरज की सुनहरी धूप के नीचे या सुनहरी किरणों के नीचे. ठीक है, तो धूप कहाँ होती है? बाहर. तो इन दो लाइन से हमें पता लगता है कि बच्चे जो गेम है वो बाहर खेल रहे हैं. ये एक आउटडोर गेम है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन आवर गेम इज सो साउंड. हमारा गेम बहुत साउंड है. इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है इट मीन्स द गेम इज वेरी गुड एंड फन. गेम बहुत अच्छा है और बहुत फन, बहुत मज़ेदार है. विच वर्ड इन द पोएम शोज हैप्पीनेस. पोएम में वो कौन सा वर्ड है जो हैप्पीनेस को, खुशी को शो करता है? सो वो वर्ड है जॉय. जॉय मतलब भी खुशी होता है. सो द वर्ड जॉय शोज हैप्पीनेस. ओके, ये आपके आंसर्स हैं. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पोएम में किस गेम को मेंशन किया गया है? तो पोएम में मेंशन किया गया है, बात की गई है गिल्ली डंडा गेम की. और इसे खेलने के लिए हमें स्मॉल गिल्ली और एक डंडा चाहिए, एक स्टिक चाहिए. नेक्स्ट इज पोएम के अकॉर्डिंग गिल्ली डंडा खेलने वाले प्लेयर्स कैसा फील करते हैं? प्लेयर्स हैप्पी और फ्री फील करते हैं,
खुश होते हैं और खुद को फ्री फील करते हैं जब वो डंडे से हिट करते हैं, डंडे को घुमाते हैं। देन जो टाइनी गिल्ली है, छोटी गिल्ली है, उसका क्या होता है, जब स्टिक डंडा उसको स्ट्राइक करता है, हिट करता है, तो छोटी गिल्ली ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ती है, फ्लाइज हाई अप इन द स्काई। कौन सी लाइन से पता लगता है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं? वो लाइन्स हैं अंडरनीथ द ब्राइट ब्लू स्काईज एंड अंडर द गोल्डन रेज ऑफ द सन। पोयम में जो लाइन है, आर गेम इज सो साउंड, हमारा गेम बहुत साउंड है। यहाँ पर साउंड का मतलब आवाज़ नहीं है, साउंड का मतलब हमने पहले भी देखा था, बहुत अच्छा या फन। तो इसका मतलब है इट मीन्स गेम इज़ वेरी गुड एंड फन, गेम बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार है। फिर पोएम में हैप्पीनेस को शो करने के लिए कौन सा वर्ड आया है? वो वर्ड है जॉय। नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और डिस्कस करिए। फर्स्ट इज डू यू एंजॉय प्लेइंग आउटडोर्स, क्या आपको बाहर खेलना पसंद है? आप बाहर खेलना एंजॉय करते हैं? वाई और वाई नॉट, करते हैं तो क्यों, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं? सो बाहर खेलना सभी को पसंद होता है, बहुत फन होता है, वो कितनी भी दूर तक आप खेल सकते हैं, हेल्दी भी होते हैं आउटडोर गेम्स, और बाहर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। सो आंसर आप लिखेंगे यस आई एंजॉय प्लेइंग आउटडोर्स, हाँ मुझे आउटडोर्स में बाहर खेलना पसंद है, बिकॉज क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस टू रन एंड प्ले, क्योंकि बाहर बहुत जगह होती है, बहुत स्पेस होता है दौड़ने के लिए और खेलने के लिए। जब हम इंडोर्स घर के अंदर खेलते हैं तो उतनी जगह नहीं होती। इट इज़ फन, बाहर खेलना बहुत फन, मज़ेदार भी होता है। एंड आई कैन प्ले विद मैनी फ्रेंड्स, घर में आप कम ही लोगों के साथ खेल सकते हैं, स्पेस क्योंकि कम है, बाहर आप अपने कई सारे दोस्तों के साथ गेम्स खेल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेम 5 आउटडोर गेम्स दैट यू एंजॉय प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। 5 आउटडोर गेम्स के नाम लिखिए जो आप बाहर खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ और एंजॉय करते हैं। तो कोई भी 5 आउटडोर गेम्स आप लिख सकते हैं, इसमें सभी के आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। 5 आउटडोर गेम्स आर, क्रिकेट आप खेलते होंगे, हाइड एंड सीक लुका छिपी खेलते होंगे, खो खो खेलते होंगे, फुटबॉल, बैडमिंटन, इसके अलावा भी कोई गेम है तो वो भी आप लिख सकते हैं। हो सकता है आप कबड्डी खेलते हो, देन हॉकी खेलते हो, ओके, बास्केटबॉल खेलते हो, तो जो भी आप गेम खेलते हैं बाहर, उन 5 गेम्स के नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट इज इमेजिन करिए यू आर द स्मॉल गिल्ली, आप छोटी गिल्ली है। वॉट वुड यू सी वाइल फ्लाइंग अप इन द स्काई, डंडे ने आपको हिट किया और आप ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं, तो उस समय आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे? तो अगर आप गिल्ली होते, इफ़ आई वर द स्मॉल गिल्ली, आई वुड सी, आप क्या क्या देखेंगे? ट्रीज आपको दिखेंगे ऊपर से, बर्ड्स दिख सकती हैं अपने आसपास, काइट्स पतंगे दिख सकती है आसमान में, चिल्ड्रन प्लेइंग, नीचे बच्चे खेलते हुए दिखेंगे, हाउसेस दिखेंगे, द प्लेग्राउंड, पूरा खेल का मैदान दिखेगा, एंड द बिग ब्लू स्काई अराउंड मी, और अपने आसपास आपको दूर तक फैला हुआ बिग ब्लू स्काई, नीला आसमान दिखेगा। ओके, क्वेश्चन से बाहर खेलना पसंद है या नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत स्पेस होता है दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, और वहाँ पर आप अपने कई सारे दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, और आउटडोर गेम्स फन, मज़ेदार भी होते हैं। कोई भी 5 गेम्स जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, क्रिकेट, हाइड एंड सीक, खो खो, फुटबॉल, बैडमिंटन। अगर मैं स्मॉल गिल्ली होता तो मुझे ट्रीज दिखते, बर्ड्स दिखती, काइट्स, चिल्ड्रन प्लेइंग, हाउसेस, प्लेग्राउंड एंड द बिग ब्लू स्काई। नेक्स्ट, नाउ लेट अस लर्न, अब हम कुछ सीखते हैं। समीर वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज अनेबल टू फाइंड हिज ड्राइंग बुक। समीर अनहैप्पी था, हैप्पी मतलब होता है खुश, अनहैप्पी मतलब जब आप खुश ना हो, दुखी हो। तो समीर दुखी था क्योंकि ही वॉज अनेबल, एबल मतलब जब आप कोई काम कर पाए, अनेबल जब आप उसको ना कर पाए, क्योंकि वो अपनी ड्राइंग बुक ढूंढ नहीं पा रहा था। ही डिसाइडेड टू रीडू हिज वर्क, डू मतलब करना, रीडू मतलब दोबारा करना, तो उसने डिसाइड किया वो अपना काम दोबारा करेगा। बोथ अन एंड री आर प्रीफिक्सेस, देखिए वर्ड क्या थे? हैप्पी, उसके आगे लग गया अन, अनहैप्पी एक वर्ड बन गया, एबल के आगे लग गया अन, यूएन, अनेबल एक वर्ड बन गया, डू के आगे री लग के रीडू एक नया वर्ड बन गया। तो ये जो वर्ड्स आगे लगकर एक नया वर्ड बनाते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रीफिक्स। ओके, व्हेन वी ऐड अ प्रीफिक्स एट द बिगनिंग
ऑफ अ वर्ड, जब आप किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स लगाते हैं, इट चेंजेस द वर्ड्स मीनिंग, तो उससे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। ईच प्रीफिक्स हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन, हर प्रीफिक्स का एक अलग फंक्शन है, एक अलग काम है। जैसे अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब नॉट हैप्पी, अन मतलब वो उल्टा कर देता है उसके मीनिंग को, ऑपोजिट बना देता है उसको। एबल का ऑपोजिट हो जाएगा अनेबल। ओके, रीड, अब री का मतलब होता है दोबारा करना। जैसे टीचर लिखते हैं, कई बार आपने खराब काम किया, रीडू, रीडू मतलब दोबारा करो। रीड्रॉ, रीड्रॉ मतलब ड्रॉ अगेन, फिर से ड्रॉ करो। लुक द मीनिंग एट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस। अन, अन मतलब नॉट एंड री मतलब अगेन। जैसे आपको कहा जाता है रीथिंक, फिर से सोचो, या टीचर जनरली लिख देते हैं आपकी कॉपी पर रीराइट, जब आप अच्छे से काम नहीं करते, रीराइट मतलब दोबारा से लिखो। ओके, अभी आपको यहाँ पर करेक्ट प्रीफिक्सेस ऐड करने हैं। ऐड करेक्ट प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं, इनमें सही प्रीफिक्स ऐड करिए। क्रिएट न्यू वर्ड्स, नए वर्ड क्रिएट करिए। राइट द न्यू वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग, यहाँ पर नया वर्ड लिखिए, फिर उसका मीनिंग भी आपको लिखना है इन द स्पेस गिवन बिलो, नीचे जो स्पेस है उसमें। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं अभी। चलिए, जैसे वर्ड है कॉमन, इसमें अन लगेगा, वर्ड बनेगा अनकॉमन। अनकॉमन मतलब ऐसी चीज जो कॉमन ना हो, नॉट कॉमन, आसानी से ना मिले। समथिंग दैट इज नॉट इजीली फाउंड, कोई भी चीज जो आसानी से नहीं मिलती। फिर है राइट, राइट मतलब लिखना। अनराइट कोई वर्ड ही नहीं होता, ना लिखने के लिए कोई इसका ऑपोजिट वर्ड नहीं है। इसमें आगे लगता है री, तो सही प्रीफिक्स होगा री। आर ई इसमें प्रीफिक्स है और नया वर्ड बनेगा रीराइट, और रीराइट का मतलब होता है राइट अगेन, फिर से लिखना, अगेन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अवेयर। रीअवेयर कोई वर्ड नहीं है, अन इसमें लगेगा आगे, अनअवेयर वर्ड होता है। अनअवेयर मतलब जिसके बारे में आप अवेयर ना हो, ना जानते हो, नॉट नोइंग। अवेयर होना मतलब जानना भी होता है, या नॉट अवेयर भी आप लिख सकते हैं इसके मीनिंग में। नेक्स्ट इज कंफर्टेबल। री कंफर्टेबल कुछ नहीं है, इसमें अन लगेगा। अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल मतलब जब आप किसी चीज में कंफर्टेबल ना हो, इसका मीनिंग हो जाएगा नॉट कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट अरेंज। अनअरेंज कोई वर्ड नहीं होता, इसमें लगेगा री। रीअरेंज करना मतलब फिर से अरेंज करना, वर्ड हो गया रीअरेंज, और इसका मतलब हो गया अरेंज अगेन, फिर से अरेंज करना। थिंक, अनथिंक कोई वर्ड नहीं है, रीथिंक जरूर वर्ड है। रीथिंक मतलब फिर से सोचना। थिंक अगेन, रीथिंक करिए, फिर से सोचिए, थिंक अगेन। ओके, प्रीफिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, और ये नया भी है। आई थिंक पहली बार प्रीफिक्स वर्ड आपने सुना होगा। प्रीफिक्स वो कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, ये अपने आप में कोई वर्ड नहीं होते, जो किसी वर्ड के आगे लगते हैं, उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। और एक नई इन्फॉर्मेशन, जो कुछ वर्ड के पीछे लगते हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। इनके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। अभी प्रीफिक्स वर्ड के आगे लगते हैं, और उस जो नया वर्ड बनता है आगे लगने के बाद, उसका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होता है। जैसे अवेयर मतलब जानना, अनअवेयर मतलब ना जानना। कॉमन जो कॉमन हो, आसानी से मिल जाए। अनकॉमन मतलब जो आसानी से ना मिले। राइट लिखना, रीराइट मतलब दोबारा लिखना। कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल है मतलब आप आरामदायक कह सकते हैं। जैसे क्लोथ्स, ये कपड़े कंफर्टेबल है मतलब आरामदायक है। और दूसरा होगा अनकंफर्टेबल, अनलग के जो कंफर्टेबल ना हो। नेक्स्ट है अरेंज, अरेंज करना। रीअरेंज करना मतलब दोबारा अरेंज करना, सोचना। रीथिंक मतलब दोबारा सोचना। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग टेबल एनसर्कल द नाउन्स दैट यू कैन सी, टेस्ट, टच और स्मेल। नीचे कुछ वर्ड्स गिवन है, इनमें उन नाउन्स को सर्कल करिए। नाउन्स होते हैं नेमिंग वर्ड्स, उन नाम वाली चीज़ों को सर्कल करिए जिन्हें आप देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, या फिर स्मेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जॉय, खुशी। खुशी को ना तो आप देख सकते, ना टच कर सकते, ना खुशी को टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते,
लीफ, पत्ती को आप देख सकते हैं, इसको आप सर्कल करेंगे, एक सेकेंड, इसको आप सर्कल करेंगे, ओके। देन एंगर, गुस्से को भी आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, टच और स्मेल नहीं कर सकते। माउंटेन्स को आप देख सकते हैं, सर्कल नहीं होगा, ऐसे ही होगा इसमें। सन को भी आप देख सकते हैं, शर्ट को आप देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। टॉफी को आप टेस्ट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं। रोज को आप स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। आइस क्यूब को भी आप देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। शुगर देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। हैट, ट्रुथ, सच, सच को ना आप देख सकते ना टच कर सकते, ना सच को आप टेस्ट कर सकते ना स्मेल। चेस बोर्ड को आप देख सकते हैं। लाई, झूठ को भी आप कुछ नहीं कर सकते। फुटबॉल को आप देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। डियर को आप देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ट्री को भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। हैप्पीनेस, खुशी को आप देख और टच नहीं कर सकते, ना सूंघ सकते, ना उसको टेस्ट कर सकते। कैट को आप देख सकते हैं, स्पून को आप देख सकते हैं, रिवर को आप देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। फियर, डर को आप कुछ नहीं कर सकते। कप को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। टाइगर को आप देख सकते हैं, टच करना तो नहीं चाहिए बट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द वर्ड्स दैट यू हैव नॉट एनसर्कल्ड, जिन वर्ड्स को आपने सर्कल नहीं किया, ऐसा नहीं है कि वो नाउन नहीं है। खुशी, गुस्सा, सच, झूठ, हैप्पीनेस भी खुशी होता है, फियर, डर, ये भी नाउन्स है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द वर्ड्स दैट यू हैव नॉट एनसर्कल्ड आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, से भी नेमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन ये इमोशंस के नाम हैं। इमोशन को आप टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ आप फील कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जिन्हें आप सिर्फ फील करते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट रेफर्स टू समथिंग दैट हैज़ नो फिजिकल शेप। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीज़ें जिनकी कोई फिजिकल शेप नहीं है। जब किसी चीज़ की शेप होती है तभी आप उसको देख पाते हैं, तो इन चीज़ों की शेप नहीं होती, इसीलिए इन्हें हम, नाम तो है, इनके नाम है तो नाउन है ये, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सैडनेस, दुख, दुख एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दुख की कोई शेप नहीं होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन एक इमोशन का नाम है तो नाउन तो है, लेकिन कैसी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस एंड रोज आर बोथ नाउन्स, खुशी ये भी एक नाउन है, एक इमोशन का नाम है। रोज एक फ्लावर का नाम है। नाउन तो दोनों हैं, लेकिन आप रोज को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। खुशी के साथ आप ये नहीं कर सकते, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती है। हैप्पीनेस सिर्फ आप फील कर सकते हैं, इट इज़ अ फीलिंग। फीलिंग, थॉट्स, आपके सोच या आपके आइडियाज़, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, एज दे कैन नॉट बी टच्ड, स्मेल्ट और सीन, क्योंकि इन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता और स्मेल नहीं किया जा सकता, ठीक है। ग्रामर का एक और टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो गया। जब आप कहते हैं कि मैम ग्रामर भी पढ़ाइए 5th क्लास की, तो एग्जाम्स में आपके कभी भी ग्रामर की ना तो 5th में कोई बुक है, ना ही उसको आइसोलेशन में पढ़ाया जाता है, वो आपके चैप्टर्स के साथ ही पढ़ाई जाती है। तो आप देखेंगे हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं और उसके बाद ग्रामर के टॉपिक्स भी होते हैं। अभी हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, एक पढ़ा प्रीफिक्स और दूसरा पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। नाउन्स हमें पता है नेमिंग वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब वो नाम आपके किसी इमोशन का नाम हो, फीलिंग का नाम, किसी थॉट आइडिया का नाम, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कैन यू थिंक ऑफ फ्यू मोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, क्या आप किसी कुछ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बता सकते हैं? राइट देम इन योर नोटबुक एंड शेयर देम विद द क्लास, क्लास के साथ उनको शेयर करिए। जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लव, लव को ना आप देख सकते, ना छू सकते, ना टेस्ट कर सकते, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिर्फ एक फीलिंग है। काइंडनेस, काइंडनेस, दयालु जब कोई पर्सन है, काइंडनेस एक क्वालिटी है, लेकिन उसको टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, स्मेल नहीं किया जा सकता। ब्रेवरी, बहादुरी, उसको भी आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, है ना, कोई ब्रेवरी किसी में है या नहीं। और ऑनेस्टी, ईमानदारी भी एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ईमानदारी को ना आप टच कर सकते हैं, ना स्मेल, ना टेस्ट, है ना छू सकते हैं। फ्रेंडशिप भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फ्रेंडशिप। होप भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैडनेस हम देख चुके हैं। एंड पीस, शांति भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पीस को आप टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं सिर्फ। जब आप शांति होती है आपके आसपास या आपके माइंड में, वो सिर्फ फील होती है। ओके, नेक्स्ट, पोजेसिव प्रोनाउंस
अब एक और नया टॉपिक आ गया, देखिए प्रोनाउंस। आपको पता है प्रोनाउन होते हैं वो वर्ड्स जो नाउन्स की जगह यूज किए जाते हैं। जैसे राम जाता है को हम बोलते हैं वह जाता है, ठीक है। राम गोज को बोल देंगे ही गोज। तो राम की जगह जो वर्ड आया है ही, ये प्रोनाउन होते हैं। ही, शी, इट, दे, वी, अस, ये सभी पोजेसिव प्रोनाउंस। अब एक नया टॉपिक है, इंडिकेट ओनरशिप और रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड थिंग्स। आपके और किसी चीज के बीच में क्या रिश्ता है, या आप उसके, आपकी वो चीज है। जब कोई प्रोनाउन ऐसा दिखाती हो उन्हें हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। पोजेस करना मतलब होता है किसी चीज का, ये कोई चीज है आपके पास, आप उसे पोजेस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। बुक के ऊपर जो टेबल है, सॉरी टेबल के ऊपर जो बुक है वो मेरी है, मेरी बुक, यानी कि मैं उस बुक को पोजेस करता हूँ, वो मेरी ओनरशिप में है। उस बुक के और आपके बीच में एक रिलेशन है कि वो आपकी है। तो ये रिलेशनशिप जो वर्ड दिखाता है वो है माइन। माइन भी एक प्रोनाउन है। कैसी प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन। आप अपना नाम भी ले सकते थे, मान लीजिए आपका नाम है सीमा, तो आप कहेंगे वो जो टेबल के ऊपर बुक रखी है वो सीमा की है, सीमा की बुक। सीमा यहाँ पर एक नाउन हो गया, लेकिन सीमा की जगह आपने कहा मेरी, तो मेरी नाउन की जगह एक वर्ड आया, तो यानी कि ये प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन। द रेड हैंडबैग इज, रेड हैंडबैग इज हर्स। रेड लाल रंग का जो हैंडबैग है वो उसका है, उस लड़की का है। तो यहाँ पर हर्स उसका है, मतलब वो उसको पोजेस करती है, वो उसकी ओनर है। तो ये हर्स जो है ये एक पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। आप उसका का नाम भी ले सकते थे, मान लीजिए उस लड़की का नाम है रीटा, तो आप ये भी कह सकते थे रेड हैंडबैग जो है वो रीटा का है। तो रीटा की जगह आपने हर्स लिखा, और जो नाउन की जगह आए, नाम को जो रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन होते हैं। देयर इज न्यू साइकिल नियर द गेट। गेट के पास में एक नई साइकिल है। इज इट योर्स? क्या वो तुम्हारी है? तो योर्स जो वर्ड है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। योर्स, माइन, हर्स, हिज, देयर्स, आर्स, ये सभी पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। मेरी, तुम्हारी, उसकी, हम सब की, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स आपको गिवन है। देयर्स, देयर्स मतलब उनके, माइन मतलब मेरा या मेरी, योर्स तुम्हारा, हिज, हिज ये मैस्कुलिन मेल के साथ आएगा, हर्स लड़की के लिए, आर्स हमारा। सो दीज क्रियॉन्स बिलोंग टू मी। ये क्रियॉन्स मुझसे बिलोंग करते हैं। सो दीज आर, तो ये क्या है? दीज आर माइन, ये मेरे हैं। यहां पर आ जाएगा माइन। माइन मतलब मेरे, ओके। द टॉय ट्रेन बिलोंग टू मुदित। टॉय ट्रेन जो है मुदित से बिलोंग करती है, मतलब मुदित और टॉय ट्रेन के बीच में रिलेशन क्या है कि वो मुदित की है। द टॉय ट्रेन इज हिज। टॉय ट्रेन उसकी है, हिज। नेक्स्ट, द हाउस विद द रेड रूफ बिलोंग्स टू माई कजन्स। वो जो लाल छत वाला घर है वो मेरे कजन से बिलोंग करता है। तो द हाउस इज आर्स, वो जो देयर, सॉरी मेरा नहीं, हमारा नहीं, उनका। तो वो जो हाउस है रेड रूफ वाला वो उनका है, देयर्स। देन द लिटिल गर्ल हैज बॉट अ सेट ऑफ बॉल्स टू प्ले जल तरंग। छोटी लड़की ने एक बॉल्स का सेट लिया है जल तरंग खेलने के लिए। द बॉल्स बिलोंग टू हर। वो जो बॉल्स हैं वो उससे बिलोंग करते हैं। सो द बॉल्स आर हर्स। तो बॉल्स जो हैं वो उसके हैं, ये लड़की है तो इसलिए हर आएगा, और उसके है तो हर्स, हर्स मतलब उसके। वी हैव अ काउ विद लार्ज ब्राउन आइज। हमारे पास एक गाय है जिसकी बड़ी ब्राउन आंखें हैं। द काउ इज आर्स, गाय हमारी है। आर मतलब हम, आर्स मतलब हमारा, हमारी। हर मतलब वो गर्ल, और हर्स मतलब उस गर्ल की। देयर मतलब दे मतलब वे, देयर्स मतलब उनका, ही वह, हिज उसका, मी मैं, माइन मेरा, ओके। नेक्स्ट, यू शुड टेक बेटर केयर ऑफ योर थिंग्स। तुम्हें अपनी चीज़ों की अच्छे से केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे बिलोंग टू यू, वो तुमसे बिलोंग करती है। बिलोंग करना मतलब होना, जैसे ये बुक मुझसे बिलोंग करती है, आपके हाथ में जो फ़ोन है वो आपसे बिलोंग करता है, तो वो आपका है, ओके।
सो वो आपसे बिलोंग करता है। द थिंग्स आर योर्स, वो चीज़ें तुम्हारी हैं। योर्स, यू मतलब तुम, योर्स मतलब तुम्हारी या तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, गिल्ली डंडा इज नोन एज टिप कैट इन इंग्लिश। नई चीज़ है आपके लिए, ये इवन मुझे भी नहीं पता था। गिल्ली डंडा को इंग्लिश में टिप कैट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, लेट अस स्पीक। अब स्पीकिंग एक्टिविटी है। 2 एक्टिविटीज हम कर चुके ग्रामर से रिलेटेड। ग्रामर में हमने एक प्रीफिक्स किए जो वर्ड्स के आगे लगते हैं, नाउन का एक टाइप किया जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, फिर प्रोनाउन का एक टाइप किया जिसको पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, यूसेज भी आना चाहिए, कैसे उनको यूज करना है। अब आते हैं स्पीकिंग के लिए। गिल्ली डंडा इज अ फन आउटडोर गेम। गिल्ली डंडा बहुत ही फन, मज़ेदार आउटडोर गेम है जिसे हम बाहर खेलते हैं। इट इज प्लेड विद 2 स्टिक्स, 1 शॉर्ट गिल्ली एंड 1 लॉन्ग डंडा। इसे 2 स्टिक के साथ खेला जाता है। इसमें एक छोटी स्टिक होती है, छोटी सी, जिसको गिल्ली कहते हैं। एक लंबी स्टिक होती है जिसको डंडा कहते हैं। वन ऑफ द प्लेयर्स हिट द गिल्ली, एक प्लेयर गिल्ली को हिट करता है डंडा से, टू मेक इट फ्लाई इन द एयर, जोर से मारता है ताकि वो ऊपर आसमान में उड़े, हवा में उड़े। अदर प्लेयर ट्राई टू कैच द गिल्ली, बाकी के प्लेयर्स गिल्ली को कैच करने की कोशिश करते हैं। नाउ थिंक ऑफ अ गेम प्लेड इन ग्रुप्स। कोई भी एक गेम सोचिए जिसे हम ग्रुप्स में खेलते हैं। शेयर द इन्फॉर्मेशन विद योर क्लासमेट्स, फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लासमेट्स के साथ शेयर करनी है। कोई भी गेम आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप्स में बहुत सारे गेम्स आप खेलते हैं। आप कोई इंडियन गेम भी लिखिएगा, कबड्डी लिख सकते हैं या फिर खो खो लिख सकते हैं। चलिए खो खो लिखते हैं। नेम ऑफ द गेम, पहले गेम का नाम हमने लिखा, गेम का नाम है खो खो। वेदर इट इज़ एन इंडोर और आउटडोर गेम, ये इंडोर गेम है, घर के अंदर खेला जाता है या बाहर। खो खो एक आउटडोर गेम है, आप लिखेंगे आउटडोर गेम। देन नंबर ऑफ प्लेयर्स नीडेड, इसे खेलने के लिए हर टीम में 12 प्लेयर्स चाहिए, 12 प्लेयर्स। मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर द गेम, अब खो खो खेलने के लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल नहीं चाहिए, सिर्फ प्लेयर्स हो और एक प्लेग्राउंड हो। तो आप लिख सकते हैं नो स्पेसिफिक मटेरियल नीडेड या डैश डाल दीजिए सिर्फ। रूल्स ऑफ द गेम अलोंग विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, अब रूल्स में सिर्फ यही है, एक टीम बैठती है स्ट्रेट लाइन में इस तरह से, फिर जो चेजिंग टीम होती है उसे दूसरी टीम के प्लेयर्स को टैग करना या टच करना होता है, और दूसरी टीम के प्लेयर्स को कोशिश करनी है कि वो उनको टच ना कर सके या दे शुड अवॉइड गेटिंग कॉट। तो यही आप लिख देंगे। दैट रूल्स हैं कि 1 टीम सिट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, in a straight line, then the chasing team tries to catch या tries to tag the runners, और जो रनर्स हैं दूसरी टीम है, रनर्स मस्ट अवॉइड गेटिंग कॉट, उन्हें पकड़ा नहीं जाना है, गेटिंग कॉट। और प्रिकॉशंस इंस्ट्रक्शंस इसमें यही है, डू नॉट पुश नहीं करना है, और कंफर्टेबल शूज़ पहनने हैं, और केयरफुली दौड़ना है, बस यही, रन केयरफुली विदाउट फॉलिंग, टू अवॉइड फॉलिंग, डू नॉट पुश। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ लेट अस लिसन। अब लिसनिंग एक्टिविटी है, लिसन टू द टीचर एंड रिस्पॉन्ड विद अ मैचिंग एक्शन। टीचर को सुनना है और रिस्पॉन्ड करना है आपको मैचिंग एक्शन के साथ। स्विंग एंड हिट, स्विंग करो, डंडे को पहले स्विंग करना है कि आपके हाथ में एक इनविजिबल डंडा है, एक्टिंग करनी है ऐसे, उस इनविजिबल डंडे को आप स्विंग कर रहे हैं, आगे पीछे घुमा रहे हैं, और फिर आपने हिट किया, जोर से मारा जो एक इनविजिबल गिल्ली है उसको। नेक्स्ट इज वॉच इट गो, जब आपने उसको मारा तो उसको ऊपर जाते हुए आपको देखना है। रेज योर आर्म्स, अपने आर्म्स ऊपर कर लीजिए, एज इफ, जैसे कि यू हैव जस्ट हिट द गिल्ली एंड यू आर वॉचिंग इट फ्लाई। हाथ ऊपर करिए, जब आप किसी चीज़ को मारते हैं हाथ ऊपर होते हैं, वो एक्शन करना है, और फिर ऊपर देखना है जैसे कि वो गिल्ली ऊपर जा रही हो। लाफिंग, प्लेइंग, गिगल और क्लैप हैंड्स, आप हंसेंगे,
खेलने की एक्टिंग करनी है, गिगल करना है, क्लैपिंग करनी है, जैसा आप खेलते टाइम करते हैं। शेड योर आईज फ्रॉम द सन, अब धूप है, एक्टिंग करिए, फिर से धूप निकली हुई है तो आप आंखों को ढकते हैं ना धूप के टाइम पर, ताकि आपको दूर तक क्लियर दिखाई दे। कीप योर हैंड्स अबव योर आईब्रोज, आईब्रोज के ऊपर अपने हैंड्स को रखिए, ठीक है, ये एक्ट करना है आपको। टीचर बोलेंगे स्विंग एंड हिट, एक्टिंग करिए स्विंग हिट करने की। वॉच इट गो, गिल्ली को जाते हुए देखिए। लाफिंग प्लेइंग, गिगल करिए, लाफ करिए, क्लैप करिए हैंड्स को। शेड योर आइज फ्रॉम द सन, फिर आंखों को धूप से बचाने की एक्टिंग करिए। लेट अस राइट, अब आती है राइटिंग एक्टिविटी। फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को यूज करके इन वर्ड्स के मीनिंग्स ढूंढने हैं आपको। क्विट, क्विट करना मतलब होता है छोड़ देना। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, सेंटेंस भी बनाने हैं क्या, फिर थोड़ा सा स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए होगा। चलो एक बार मीनिंग देख लेते हैं, फिर प्रॉपर इनके वर्ड मीनिंग लिख लेंगे। क्विट मतलब कुछ करना, एकदम बंद कर देना, जैसे कि आई विल नॉट क्विट द रेस, मैं रेस को क्विट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं। गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, टू कम टुगेदर। वी गैदर इन द प्ले ग्राउंड एवरी मॉर्निंग फॉर द असेंबली, असेंबली के लिए, प्रेयर के लिए, मॉर्निंग में जो होती है स्कूल में, उसके लिए हम प्ले ग्राउंड में गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं। स्विंग करना मतलब होता है जैसे आप स्विंग करते भी है, झूला झूलते हैं, या फिर बैट को स्विंग करते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं। बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करना, तो आप लिख सकते हैं आई स्विंग माई बैट टू हिट द बॉल, मैंने अपने बैट को स्विंग कराया बॉल को हिट करने के लिए। अंडरनीथ मतलब होता है नीचे, अंडर या बिलो, आप लिख सकते हैं द कैट इज हाइडिंग अंडरनीथ द टेबल, कैट जो है वो टेबल के नीचे छिपी है। गोल्डन, गोल्डन मतलब सुनहरा, ब्राइट येलो, एक गोल्ड के जैसे, लाइक गोल्ड, आप लिख सकते हैं द गोल्डन सन लुक्स ब्यूटिफुल इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब ये लिख लेते हैं, चलो इस तरह से आंसर आप लिखेंगे। क्विट मीनिंग टू स्टॉप डूइंग समथिंग, सेंटेंस आई विल नॉट क्विट द रेस। गैदर टू कम टुगेदर, वी गैदर इन द प्लेग्राउंड एवरी मॉर्निंग। स्विंग टू मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव कराना, या फिर टू मूव समथिंग इन द एयर, हवा में कोई चीज़ घुमाना, उसको स्विंग कराना बोलते हैं। सेंटेंस हो जाएगा आई स्विंग माई बैट टू हिट द बॉल। अंडरनीथ, अंडर या बिलो, द कैट इज हाइडिंग अंडरनीथ द टेबल। गोल्डन, ब्राइट येलो लाइक गोल्ड, द गोल्डन सन लुक्स ब्यूटिफुल इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, नाउ रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ क्वेश्चन एंड राइट देम इन योर नोटबुक। इन्हें रीअरेंज करना है, आगे पीछे करके लिखना है, जिससे कि क्वेश्चन फॉर्म हो। रिमेंबर टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और याद रखिएगा जब क्वेश्चन हम लिखते हैं तो हमेशा एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। देखते हैं, आर काउज वेयर द, तो आप कहेंगे वेयर आर द काउज, गाय कहाँ है, क्वेश्चन हो जाएगा वेयर आर द काउज। रीअरेंज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। इज योर हाउस विच, तो आप कहेंगे विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। विच आएगा पहले, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। विच WH से शुरू हो रहा है क्वेश्चन। इज, जब भी कोई क्वेश्चन WH या हाउ H से शुरू होता है उनके बाद में क्वेश्चन मार्क आता है। विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है, हाउस। इज टाइम, इट टाइम इज वॉट टाइम इज इट, अभी क्या समय है, वॉट टाइम इज इट, क्वेश्चन मार्क। द ब्लू वाई स्काई इज, वाई इज द स्काई ब्लू, आसमान नीला क्यों है, वाई इज द स्काई ब्लू। द मैनी आर हाउ बर्ड्स ऑन ट्री, हाउ मैनी बर्ड्स, हाउ मैनी मतलब कितनी, हाउ मैनी बर्ड्स आर ऑन द ट्री, पेड़ पर कितनी बर्ड्स, कितनी चिड़ियां हैं, हाउ मैनी बर्ड्स आर ऑन द ट्री, ओके, क्वेश्चन मार्क। यू माई वेन रिटर्न विल बुक, वेन विल, वेन मतलब कब, वेन विल यू
रिटर्न माई बुक, तुम मेरी बुक कब वापस करोगे? When will you return my book? Question mark. Walk you to do school. Do you, क्या तुम do you walk to school? क्या तुम स्कूल वॉक करके जाते हो? Do you walk to the school? Do you walk to school? दा नहीं है उसमें. नेक्स्ट, अ कैन फ्लाई काइट यू. अगर आप इससे लिखेंगे यू कैन फ्लाई अ काइट तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा. क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कैन से स्टार्ट करना पड़ेगा. कैन यू, क्या तुम, कैन यू फ्लाई अ काइट, क्या तुम एक काइट फ्लाई कर सकते हो, पतंग उड़ा सकते हो? कैन यू फ्लाई अ काइट. ओके, ये क्वेश्चंस हैं. वेयर आर द काउस, विच इज योर हाउस, व्हाट टाइम इज इट, व्हाई इज द स्काई ब्लू, हाउ मेनी बर्ड्स आर ऑन द ट्री, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, डू यू वॉक टू स्कूल, एंड कैन यू फ्लाई अ काइट. ओके, नेक्स्ट इज द वर्ड गिल्ली हैज डबल एल इन इट. गिल्ली में डबल एल है. सिमिलरली द वर्ड्स मिलेट एंड बुलॉक हैव डबल एल. मिलेट में और बुलॉक में भी डबल एल है. नाउ राइट 3 वर्ड्स हैविंग ईच ऑफ द डबल लेटर्स गिवन बिलो. नीचे कुछ डबल लेटर्स गिवन है, उनसे बनने वाले 3 वर्ड्स आपको लिखने हैं. जैसे डबल टी, डबल टी से लेटर बन सकता है LETTER, लेटर, या फिर बटर, BUTTER, बॉटल, BOTTLE, या लिटिल, LITTLE, किटन भी बन सकता है KITTEN. डबल पी, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी हम एक एक एक्स्ट्रा ही लिखेंगे इन सभी में. एप्पल, APPLE, एप्पल. देन पपेट, PUPPET. देन अप्लाई, APPLY. ओके, ऊपर एक और एक्स्ट्रा लिखना हो तो हम लिख सकते हैं LITTLE, लिटिल. ओके, डबल ई से ट्री, TREE. देन ग्रीन, GREEN. फिर स्वीट, SWEET. शीप, SHEEP. सभी में डबल ई है. डबल एम समर, SUMMER. देन ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर. एंड हैमर, HAMMER, हैमर. स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग. कॉमन भी हो सकता है, COMMON. डबल बी से रैबिट, RABBIT. देन रबर, RUBBER. एंड कैबेज, CABBAGE. एंड हॉबी, HOBBY. डबल आर, कैरेट, CARROT. देन मिरर, MIRROR. एंड कैरी, CARRY, हरी, HURRY. देन डबल एन, डिनर, DINNER. डिनर, विनर, सनी, SUNNY. बनी या बैनर, BANNER. एंड टनल, TUNNEL. सभी में डबल एन है. डबल डी, एड्रेस, लैडर, LADDER, लैडर मतलब सीढ़ी. एंड एड्रेस, ADDRESS, हिडन, HIDDEN. एंड सडन, पडल भी हो सकता है, PUDDLE. पडल होता है जो गड्ढा जिसमें पानी भर जाता है बारिश के टाइम पर. देन डबल एस, ग्लास, GLASS. एंड ड्रेस, DRESS. एंड लेसन, LESSON. एंड ग्रास, GRASS, ग्रास. डबल जी, बिगर, BIGGER, बड़ा. सजेस्ट करना, किसी को सलाह देना, SUGGEST. एंड जॉगिंग, JOGGING. एंड गॉगल्स या सिंपल एग,
EGG, एग। ओके, ये वर्ड्स हैं जिनमें कोई भी लेटर डबल आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, नाउ सर्कल द वर्ड्स दैट इज डिफरेंट इन मीनिंग फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड। ये अंडरलाइन वर्ड है, 3 आंसर्स इनके नीचे है। इनमें से कौन सा वर्ड इससे डिफरेंट है? जैसे मीबी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट एन एक्सपेंसिव टॉय। मीबी मार्केट गई और उसने एक एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, एक महंगा टॉय खरीदा। अब देखो 3 वर्ड्स कौन से? प्रेशियस मतलब होता है कीमती। कोई चीज़ अगर कीमती है उसकी कीमत अपने आप ही ज़्यादा होगी। कॉस्टली, जिसकी कीमत ज़्यादा हो वो अपने आप एक्सपेंसिव, महंगी हो जाएगी। चीप मतलब होता है सस्ती। ये एक्सपेंसिव का बिल्कुल ऑपोजिट है, तो चीप को आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज अंजू एंड फरीदा फॉरगॉट टू बाय पॉपकॉर्न। अंजू और फरीदा पॉपकॉर्न खरीदना भूल गई। फॉरगॉट मतलब भूल जाना। एंड जूस फॉर द पिकनिक। पॉपकॉर्न और जूस वो पिकनिक के लिए बाय करना, खरीदना भूल जाती है। अब ऑप्शन है रिमेंबर मतलब याद करना, रिवाइज करना और इग्नोर करना। इग्नोर करना मतलब कंप्लीटली किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। रिवाइज करना मतलब फिर से दोहराना। और रिमेंबर मतलब होता है याद करना। तो कंप्लीटली डिफरेंट फॉरगॉट का मीनिंग होगा रिमेंबर्ड। फॉरगॉट मतलब भूलना, रिमेंबर करना, याद करना। द मून कंटिन्यूड टू काउंट द स्टार्स नाइट आफ्टर नाइट। हर रात के बाद मून जो है उसने स्टार्स को गिनना कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू रखना मतलब जारी रखना, किसी चीज़ को लगातार करना। वर्ड्स है स्टॉप मतलब रोक देना, बिगैन मतलब शुरू करना, स्टार्टेड मतलब भी शुरू करना होता है। तो कंटिन्यू का बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग, कंटिन्यू करना लगातार, इसका ऑपोजिट होगा स्टॉप, रोक देना, स्टॉप्ड। आई ऑलवेज मतलब हमेशा, कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम। मैं हमेशा अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करता हूँ। ऑफन मतलब होता है अक्सर, जो काम आप अक्सर करते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं। समटाइम्स मतलब कभी कभी। तो नेवर, ऑलवेज मतलब हमेशा, एक भी दिन स्किप नहीं करते, और नेवर मतलब कभी नहीं करते। ऑलवेज का बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग होगा नेवर। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमंग द टॉयज। शॉप में खिलौनों के बीच में एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट मतलब एक्साइटेड होना, एक तरह से उत्साहित होना, एक उत्साह था उनमें, खुश थे वो। ऑपोजिट इसका बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग क्या होगा? इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना, एंजॉयमेंट, एंजॉय करना। बोरडम, बोर हो जाना। एक्साइटमेंट आप में उत्साह होता है, उसका ऑपोजिट हो गया कि आप बोर हो गए, बोरडम। शॉप में टॉयज के बीच में बोरडम था। एक्साइटमेंट का ऑपोजिट होता है बोरडम। बादल नर्वसली टोल्ड हिज मदर अबाउट द डॉग ही फाउंड ऑन हिज वे होम। बादल ने नर्वस होना मतलब घबराना या परेशान होना या बेचैन होना, नर्वस होकर अपनी मदर को उस डॉग के बारे में बताया जो उसे घर के रास्ते में मिला था। तो नर्वसली का बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग क्या होगा? सैडली, दुखी होकर, जॉयफुली, खुश होकर, या कॉन्फिडेंटली। तो घबराने का ऑपोजिट होगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंटली। नर्वसली का ऑपोजिट है कॉन्फिडेंटली। एवरीवन लाइक द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द बैंगल्स। बैंगल्स के जो वाइब्रेंट मतलब चमकदार रंग थे वो सभी को बहुत पसंद आए। इसका बिल्कुल ऑपोजिट, वाइब्रेंट का ऑपोजिट डल मतलब जिनमें कोई कलर ही ना हो। ब्राइट चमकदार, शाइनी मतलब भी चमकदार। तो ये वाइब्रेंट के दोनों मीनिंग्स हैं। डल बिल्कुल ऑपोजिट है। द फोर्ट इज नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। यूनिक मतलब सबसे अलग, डिफरेंट बिल्कुल। जो फोर्ट, किले का एक कंस्ट्रक्शन का एक अलग स्टाइल है, वो उसके लिए जाना जाता है। इसमें बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग कौन सा है? डिफरेंट मतलब अलग। यूजुअल मतलब जो अक्सर देखने को मिले, अनयूजुअल जो बहुत कम देखने को मिले। कॉमन मतलब जो कॉमनली हम देखते हैं। तो यूनिक का ऑपोजिट होता है कॉमन। इसमें ऑपोजिट वर्ड्स आ सकते हैं आपको एग्जाम में। एक्सपेंसिव महंगा, चीप सस्ता। फॉरगॉट भूलना, रिमेंबर्ड याद करना। कंटिन्यू कोई चीज़ आगे बढ़ाना, स्टॉप रोक देना। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं। एक्साइटमेंट उत्साहित होना, बोर्डम बोर हो जाना। नर्वसली घबराहट के साथ, कॉन्फिडेंटली कॉन्फिडेंस के साथ। वाइब्रेंट कलरफुल चमकदार, डल बिल्कुल
बिना किसी, बेरंग कह सकते हैं आप, यूनिक अलग, कॉमन जो कुछ भी अलग ना हो, साधारण सामान्य। नाउ लेट अस मेक अ गिल्ली डंडा यूजिंग वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को यूज करके आप गिल्ली डंडा बनाएंगे। इसके लिए आपको एक थिक फर्म ट्विग और अ वुडन स्टिक चाहिए डंडे के लिए, और थिक छोटी ट्विग, छोटा एक गिल्ली के लिए छोटा सा पार्ट चाहिए। इस तरह से ये गिल्ली बनाएंगे, इससे डंडा बनाएंगे। एक रफ स्टोन ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, स्टिक को स्मूथ करने के लिए इस तरह से रगड़ के स्मूथ करेंगे उसके सरफेस को। और एक आपको कलर्स और या कलर्ड पेपर चाहिए, ये ऑप्शनल है अगर आप अपने गिल्ली डंडा को डेकोरेट करना चाहते हैं तो। करना क्या है, डंडे के लिए एक स्टिक ढूंढिए लंबी सी, कोई भी थिक फर्म ट्विग, टहनी लीजिए, ट्विग मतलब होता है टहनी, या फिर जो टूट के वुडन स्टिक गिर गई हो उसको आप ले सकते हैं। उसको स्मूदन करिए, उसके सरफेस को, जो पत्थर आपने लिया है रफ स्टोन, उससे उसके सरफेस को आप यहाँ पर घिसेंगे तो ये जो सरफेस है इसका, जो उबड़ खाबड़ है, वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। फिर उसको डेकोरेट कर सकते हैं आप, स्टिक को अट्रैक्टिव बनाइए, उसके ऊपर पेंट करिए कलर से या कलर्ड पेपर से आप उसको कवर कर सकते हैं। गिल्ली कैसे बनाएंगे, एक छोटी स्टिक लीजिए, एक स्मॉल ट्विग, छोटी टहनी आप ले सकते हैं, छोटा सा पीस या गिरा हुआ कोई डिस्कार्ड किया हुआ स्टिक हो, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। उसके एंड को शेप करना है आपको, दोनों एंड्स को शार्पन करिए, एक रफ स्टोन को लेकर प्रॉपर शेप देनी है। बीच से थिक होता है, जैसे हमने देखा, साइड से थोड़ा सा स्लांटेड होता है, इस तरह से। ओके, देन सरफेस को स्मूथ करेंगे, स्टोन को रब करेंगे उसके सरफेस के ऊपर। फिर डेकोरेट आप कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं अट्रैक्टिव लुक के लिए। फाइनल टच, गिल्ली डंडा को टेस्ट आप करेंगे, इंश्योर करेंगे कि वो उन्हें आप हैंडल कर सकते हो आसानी से, और वो थोड़े स्टर्डी भी हो, आसानी से टूटे ना। जस्ट फॉर फन रिडल आपको गिवन है, इट बिलोंग्स टू यू बट योर फ्रेंड यूज इट मोर दैन यू, वॉट इज इट। ये आपका है लेकिन आपके दोस्त इसे आपसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये है योर नेम, आपका नाम। नाम तो आपका है लेकिन यूज़ कौन करते हैं, आपके दोस्त, दोस्ती नाम लेते हैं ना आपका। अभी एक और एक्टिविटी है जिसका नाम है स्पेलेथन। जैसे मैराथन होती है उसमें आप दौड़ते हैं, स्पेलेथन में जल्दी जल्दी आपको स्पेलिंग्स क्रिएट करनी होती है। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 और मोर लेटर्स कैन यू मेक फ्रॉम द लेटर्स शोन इन द फॉलोइंग व्हील। इस व्हील में जो लेटर्स हैं उन्हें यूज़ करके आप आप कम से कम 3 लेटर्स यूज़ करेंगे, 3 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। वर्ड्स आपको बनाने हैं। रूल ये है, 1 लेटर कैन बी यूज्ड एज मेनी टाइम्स एज इट अपीयर इन द व्हील। जितनी बार चाहे आप एक लेटर को यूज़ कर सकते हैं, डबल बार सी को भी यूज़ कर सकते हैं, टी को, किसी को भी। तो किन्हीं 3 को यूज़ करके आपको बनाना है। जैसे आपने बनाया TEA, टी बन गया। फिर आपने बनाया रीच, R बड़ा वर्ड है ये, EACH, रीच बन गया। आप ट्री भी बना सकते हैं, TREE, ट्री। सॉरी, इसमें रूल ये है कि जितनी बार व्हील में वो लेटर अपीयर हुआ है उतनी ही बार आप यूज़ कर सकते हैं। ई 2 बार आ गया ना, तो 2 ही बार यूज़ कर सकते हैं। एच को आप 1 ही बार यूज़ कर सकते हैं। चलिए ट्री बना लेते हैं। इसमें बहुत वर्ड्स बन सकते हैं वैसे, TREE। इसके बाद इससे बन जाएगा EAT, ईट बन जाएगा, EAT। एंड इससे ईयर भी बन जाएगा, EAR, ईयर, ईयर मतलब कान, ईयर। फिर इससे हैट बन जाएगा, HAT, छोटे ही वर्ड्स बना रहे हैं अभी, हैट। फिर इससे हर बन जाएगा, HER, हर। रैट भी बन जाएगा, RAT, रैट। इससे कार भी बन जाएगा, CAR, कार। देन इससे हीट बन जाएगा, HEAT, हीट, AT। देन इससे EACH, ईच बन जाएगा, ईच, ईच मतलब हर एक। फिर इससे HEART, हार्ट बन जाएगा, ये एक बड़ा वर्ड है, HEART। फिर इससे रेस भी बन जाएगा, RACE, रेस। देन इससे CARE, केयर बन जाएगा, केयर करना, देखभाल करना। फिर CHEAT, चीट बन जाएगा, चीट करना, नकल करना। देन इसे टीच भी बन जाएगा,
TEACH, टीच, टीच करना, पढ़ाना। रीच भी बन जाएगा वैसे, REACH। ओके, कुछ और वर्ड्स आप बनाना चाहे और मिले आपको वो भी आप बना सकते हैं। कैन यू मेक अ 7 लेटर वर्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स इन द व्हील? क्या आप एक 7 लेटर वर्ड बना सकते हैं इसके सभी उसको यूज करके? तो वो 7 लेटर वर्ड है TEACHER, टीचर। यहाँ पर लिख दीजिए, ये पहले रह गया था, TEACHER। ओके, तो कहने का मतलब है ये जितने भी वर्ड्स बने हैं ये टीचर के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके बने हैं। नाउ क्रिएट अ लेटर व्हील सिमिलर टू दी अबव। अब ऐसे ही आपको एक और लेटर व्हील क्रिएट करना है। इसमें हम लिख देते हैं G, दूसरा कलर लेते हैं ब्लैक, चलो, GARD, लेकिन गार्डन्स लिख देंगे, चलो कोई नहीं, ENS। ओके, गार्डन्स। अब इनको यूज़ करके आपको जितने वर्ड्स आप बना सके, जैसे एक बन जाएगा RED, रेड, ये रेड हो गया। फिर इससे छोटे वर्ड्स बना सकते हैं, सैंड आप बना सकते हैं, SAND, सैंड। एंड सेंड बन सकता है, ई को यूज़ कर लिए ए के जगह। रैंक बना सकते हैं। ओके, जितने भी आप बना सके, ठीक है। फिर उससे आपको वर्ड्स क्रिएट करने हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर्स साथ में ही कवर कर लिए हैं होपफुली, लेकिन सभी क्वेश्चंस आपको, टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।